नमस्कार दोस्तों। चैप्टर फर्स्ट के लिए आज ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात की, चार्ज को समझा और जिस आदमी ने चार्ज की स्टोरी शुरू की, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसके बारे में छोटी मोटी बातें की। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आसमान में बिजली चमकना ये बहुत पहले से ही था और ये हमेशा से लोगों के लिए दिलचस्प था। लेकिन ये आसमान में बिजली क्यों चमकती है, इसके पीछे का कारण क्या है, इस किस्से का पर्दा हटाने की कोशिश की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये समझने के लिए कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है, इसके लिए बेंजामिन ने एक प्रयोग किया, जिसे बोलते हैं बेंजामिन का पतंग प्रयोग, काइट एक्सपेरिमेंट ऑफ बेंजामिन। इसके लिए बेंजामिन ने क्या किया, एक सिल्क के कपड़े से, मतलब रेशम के कपड़े से एक पतंग बनाया और उस पतंग के आगे एक रोड लगाई धातु की, और उस जो रस्सी थी उसमें इस तरीके से एक चाबी लगी, आपको दिख भी रही होगी एक चाबी। ये जो चाबी है, ये चाबी लगी हुई है, इस तरह चाबी लटका दी रस्से में और पतंग को आसमान में भेज दिया। बेंजामिन का सोचना था कि जिस तरह नीचे दो आवेशित वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनमें स्पार्किंग होती है, और हो सकता है ये बादलों के बीच में जो बिजली चमकती है ये भी एक स्पार्किंग ही होगी। इस स्पार्किंग को समझने के लिए बेंजामिन ने ऐसा एक पतंग बनाया और पतंग के जो रस्सी थी उस रस्से में इस तरीके से एक चाबी लटका दी और एक पतंग में धातु की रोड लगा दी, धातु की एक छड़ लगा दी। अब जब होता यह है कि चार्ज उस पतंग से होता हुआ, चार्ज पहले उस पतंग पे आएगा और फिर पतंग से होता हुआ रस्सी गीली, बरसात में उड़ाया पतंग, ये रस्सी गीली थी और ये चार्ज इस गीली रस्सी से होता हुआ जब इस चाबी पर आ जाता है और चाबी के पास कोई दूसरी चीज लेके जाती है तो यहाँ पर स्पार्किंग होती है, दिख रही है आपको, यहाँ पर स्पार्किंग होती है। और इस तरह की स्पार्किंग से बेंजामिन को पता चला कि आखिर में चार्ज जो आसमान में जो बिजली चमकती है उसके पीछे का रीजन क्या है, बादलों के पास होना आवेश। तो बेंजामिन ने बताया कि बादल जो होते हैं उनके पास आवेश होता है, बादलों के पास आवेश होता है और इसी आवेश के कारण आकाशीय बिजली चमकती है ना। तो अगर इसके हिसाब से लिखे तो बादलों के पास आवेश होता है। आप में सब कुछ लोग सोच रहे हैं बादलों के पास आवेश आया कहां से। ये सिंपल सा काम है, जब यहां से छोटे छोटे कण वाष्प के साथ ऊपर चले जाते हैं और पानी जो है इनके साथ, ये सब इनके अंदर, ये कण इस बादल के अंदर ऐसे जम जाते हैं और ये एक बादल दूसरे बादल के साथ टकरा जाता है, और जब भी एक बादल दूसरे बादल के साथ टकराता है तो बादलों के पास आवेश आ जाता है। एक सिंपल सा कारण बादलों के पास आवेश आने का ये है। तो इस तरह बादलों के पास आवेश आ जाता है और जब दो आवेशित बादल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब बिजली चमकती है। अब ये कैसे चमकती है इसको भी समझिए, चमकती क्यों है या बिजली गिरती क्यों, इसके भी छोटे मोटे रीजन हो सकते हैं। एक्चुअल में बिजली गिरने के, सामान्यतः बिजली चमकने तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जब कोई बादल, ये मान लीजिए कोई बादल है और ये बादल किसी दूसरे बादल से टकराए और मान लीजिए इसके पास कुछ धन आवेश आ गया, ठीक है, और कोई दूसरा बादल एक और था वो भी किसी दूसरे बादल से टकराया था और इसके पास कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश। जब एक धन आवेश का बादल ऋण आवेश के बादल में संपर्क में आएगा तो इनके बीच में स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग क्या है कि इसके पास ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा और ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इसके पास इसकी तरफ ऐसे भागेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर आएंगे तो रास्ते में आने वाली गैस इनसे टकराएंगे तो जो गैसों के इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षा में जाएंगे, फिर निम्न कक्षा में आएंगे, और कुल मिला के इस तरीके से जो ऊर्जा मुक्त होगी उसी को अपने स्पार्किंग बोलते हैं। तो जब एक ये ठीक उसी तरीके से जैसे आपके घर में एक वायर दूसरे वायर के कांटेक्ट में आता है और तब स्पार्किंग होती है, तो ऐसी स्पार्किंग यहाँ होती है। और ये जो बादलों के बीच में जो स्पार्किंग होती है, ये जो स्पार्किंग होती है, इस स्पार्किंग को अपन लोग क्या नाम देते हैं, आकाशीय बिजली। ये बिजली एक तरीका सिंपल था, ये है बिजली चमकने का। इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, वो क्या होता है, देखिए ऐसा होता है कई बार कि जब बहुत बड़े क्लाउड होते हैं, बहुत बड़े बादल होते हैं, तो इन बादलों में दोनों तरह के आवेश आ जाते हैं, कुछ हिस्से में प्लस कुछ हिस्से में माइनस। अब माइनस ऋण आवेश होता है वो भारी होता है, क्योंकि ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो ऋण आवेश ज्यादा होने के कारण नीचे आ जाता है, धन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये हल्का होगा और ये ऊपर। तो इसी बादल में दो हिस्से हो जाते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, और इनके बीच में क्या होने लग जाती है, स्पार्किंग। और इनके बीच में जब स्पार्किंग होती है तो उसी स्पार्किंग को अपन क्या बोलते हैं, आकाशीय बिजली। तो आप देखते हैं कई बार बादलों के अंदर अंदर ही आपको चमक दिखती है, कई बार बाहर भी दिखती है, जैसे थोड़ी देर पहले दिखाया, जैसे ये अंदर अंदर दिखेगी आपको, बस थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था वो बाहर दिखते हैं, बाहर भी आपको दो बादलों के बीच में चमक दिखती है। और तीसरा और जो सबसे खतरनाक या सबसे इंटरेस्टिंग है और जिसको अलग लेके गाँव में अलग अलग तरह की थ्योरी है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि बिजली नीचे क्यों गिरती है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे दिन सुना होगा कि हमारे गाँव में ऐसा बोलते हैं कि बिजली काले सांप पर गिरती है, काले जीभ के आदमी पे गिरती है, या काली भैंस पर नहीं गिरती। अलग अलग गाँव में अलग अलग तरह की थ्योरियाँ हैं, मेरे को नहीं पता आपकी किस तरह की है, लेकिन हमारे गाँव में हमने बचपन से इस तरह की सुनी है। तो अब हम बात करते हैं जो बिजली है वो नीचे क्यों गिरती है, उसको समझिए आप लोग। एक्चुअली गिरना क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बादल है
और इस बादल के ऊपर हम मान लें थोड़ी देर के लिए इस बादल के ऊपर एक तरफ बहुत सारा ऋणावेश इकट्ठा हो गया, क्योंकि बादल बहुत बड़ा है और ऋणावेश भारी हो गया, इसलिए ऋणावेश नीचे की तरफ आ जाएगा। और मान लीजिए इस बादल पे दूसरी तरफ मान लीजिए कैसा आवेश है, धनावेश। ठीक है, ये दूसरी तरफ धनावेश होगा। अब होता क्या है, मान लीजिए ये जमीन पर ऐसे घास है। अब बरसात के दिनों में बिजली का गिरना या हवा चलने पर गिरना या खाली जगह पे गिरना, इसके पीछे का रीजन क्या है, सांप आप सब आप समझोगे। मान लीजिए घास है। अब होगा क्या, जब हवा चलती है तो घास हिलती है और घास एक दूसरे से टकराती है या पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा होगा वो चलेगा तो उसके पैर जमीन पे घर्षण करेंगे। बहुत सारे रीजन है, किसी न किसी कारण से नीचे घर्षण होता है और जैसे ही नीचे घर्षण होता है तो नीचे आवेश आता है। मान लेते हैं नीचे किस तरह का आवेश है, धन आवेश। हालांकि आवेश दोनों आते हैं, इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि दोनों तरह के आवेश आते हैं, धन भी और ऋण भी। अब ऋणावेश का क्या है, पृथ्वी में चला गया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले, ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले गए। अब ये धनावेश पूरे के ऊपर आ जाता है। अब देखिए जो बादल अगर नजदीक है तो एक तरफ ऋणावेश और एक तरफ धनावेश, और पूरा जब बरसात हो रही है एकदम टिप टिप बरसा पानी, तो ये पूरी सरफेस एकदम गीली है। अब जब एकदम गीला है तो ये बारिश का जो पानी होता है वो कैसा होता है, लवणीय जल होता है, सोल्ट वाटर ना, और सोल्ट वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हो गए, ये नीचे की तरफ जाना चाहते हैं, और ये ऐसे समझ लिया आप अपनी भाषा में, ये ऋणावेश इस प्लस से आकर्षित होंगे, इसकी तरफ भागेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ चलते हैं तेजी से, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ तेजी से चलते हैं, ग्राउंड की तरफ आते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजली गिरना। आप ये ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जब तेजी से आएंगे, जहां इनको जगह मिलेगी, जहां ये तेजी से आएंगे, तो रास्ते में दूसरी गैसों के कणों से इनसे टकराएंगे और बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसको अपन बिजली बोलते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस। सूरज का लगभग 6,000 डिग्री होता है, इनको तो 27,000 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। हाँ, बस फायदा है कि टाइमिंग बहुत कम होती है, लगभग 0.005 सेकंड ये बिजली की टाइमिंग होती है गिरने की। तो ये थोड़ा एक बच्चा हो, बाकी टेम्परेचर लगभग कितना होता है बिजली का, 27,000 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप समझ सकते हैं। वोल्टेज भी बहुत ज्यादा होता है ना, कई करोड़ वोल्टेज तक होता है, मतलब अपन बोल सकते हैं 10 करोड़ वोल्ट, 10 करोड़ वोल्ट है ना, कई मेगावाट की बिजली आती है। तो ये जब ये माइनस इसके ये प्लस के कांटेक्ट में आता है तब ये बिजली गिरती है। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जैसा कोई लोग बोलते हैं सांप पे गिरती है, तो सिंपल से आप थोड़ी देर के लिए ऐसा समझते हैं, सांप एक ऐसा जानवर है जो जमीन पे चलता है तो रगड़ कर चलता है। सांप का चलता है जमीन पर, रगड़ कर चलता है। अब जब वो रगड़ कर चलेगा तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो आवेश आएगा, और आवेश आएगा तो फिर ये इसको तो रास्ता चाहिए, इस आवेश को नेगेटिव जो यहाँ इकट्ठा हो रहा है इसलिए तो नीचे आना चाहते हैं, इसको तो रास्ता चाहिए नीचे आने का। तो जहां इसको जैसे पॉजिटिव दिखेगा ये उसकी तरफ भागेगा और वहीं बिजली गिरेगी। तो जैसे सांप रगड़ कर चलता है, दिक्कत है। खुले मैदान में अगर कहीं पर बिजली चमक रही तो आपको भी चलना नहीं चाहिए, चलोगे तो फिर वही घर्षण होगा, घर्षण होगा तो वहां पर आवेश आएगा, आवेश आएगा तो फिर बादल से आवेश नीचे की तरफ आएगा। इसका सिंपल सा रीजन ही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे बिजली क्यों गिरती है। बिजली गिरने का बेसिक सा रीजन ये, और कोई इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है, आप सोचिए एक और मैं लॉजिकल बात आपको बता दूं, मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ ये बात। आप सोचिए अगर बिजली का सांप पे गिरना होता तो फिर तो अफ्रीका के जंगल में तो हमेशा बारिश होती रहती है, बड़े बड़े जंगल है जहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, फिर वहां तो एक भी सांप ना बचे, फिर तो बिजली सारे सांप को चुन चुन के मारते। तो ऐसा नहीं है एक्चुअल में। बस ये है कि जहाँ बिजली चमक रही है आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप चलना नहीं चाहिए, एक जगह बैठ जाना चाहिए, किसी पेड़ के पास खड़ा नहीं होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, अब ये पहली बात तो वैसे ऊंचाई पे, तो ये अगर ये हवा चल रही, पेड़ की टहनियां भी जब एक दूसरे से आपस में टकराएंगी तो इसके पास भी चार्ज आ जाएगा, और मान लीजिए इसके पास प्लस चार्ज है और ये बहुत ऊंचाई पर है, तो प्लस माइनस से जल्दी कॉन्टेक्ट में आ गई तो बिजली पेड़ पर जल्दी गिरेगी। तो नीचे रहना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक चीज है जो बिजली से उसका कॉन्टेक्ट है, जैसे मतलब ये आवेश है और इस आवेश से ही अपन आगे जाके पढ़ेंगे, इस आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंगे ये उत्पन्न होती हैं। तो जैसे जो उपकरण विद्युत चुंबकीय तरंगों पे काम करते हैं, जैसे कि आप समझ लिया आपका मोबाइल है ना, इंटरनेट, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, अब मोबाइल खुद चार्ज पे काम करता है, ये भी चार्ज है, तो फिर वो उसके अंदर भी आवेश होता है, तो फिर वो मोबाइल वगैरह बिजली को अपनी भाषा में बोल दो कैच कर सकता है, मोबाइल पे बिजली गिर सकती है। तो ऐसा नहीं कि बिजली चमक रही है और आप जाके छत पे चले गए, मोबाइल से बात कर रहे हैं, आप अपना टीवी चला रहे हैं, ये सब चार्ज पे काम करते हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। उन चीजों को बिजली से बचाना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात है बिजली क्यों चमकती है। और इसमें छोटी छोटी बातें एक और है, आप लोगों ने कई बार और भी देखा होगा, जो ट्रक होते हैं, ट्रक के पीछे ट्रक के पीछे जंजीरें लगी होती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है,
इसके पीछे का रीजन भी स्पार्किंग से बचना ही है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए इस तरीके से आपने ट्रकों के पीछे कई बार ऐसे चैन वैन लटकी हुई देखी होंगे ना, इस तरीके से ये इस ट्रक के पीछे लगी हुई देखिए। इससे ज़्यादा भी देखेंगे मेरे को एक ही पिक्चर मिलती है। तो ट्रकों के पीछे जो चैन लटकाने का इसका पीछे का रीजन क्या है, एक्चुअल में आप ट्रक ड्राइवर से पूछोगे तो उनको भी नहीं पता, बस चल रहा है सिस्टम है ना। हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे भाई, ट्रक जो होते हैं इनके पीछे हम चैन क्यों लटकाते हैं, क्योंकि ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड है और हम चार्ज को पढ़ रहे हैं तो सारा किस्सा चार्ज का ही है। देखिए एक्चुअल में होता है कि जब भी कोई ट्रक होता है उस ट्रक में आप जब भी कोई सामान डालेंगे तो ऐसा तो नहीं कि सामान फिक्स रहेगा, ठीक है। जब ट्रक चलेगा तो इसके अंदर रखा हुआ जो सामान है हिलेगा, और जब हिलेगा तो घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो ट्रक पे चार्ज आएगा। मान लीजिए ट्रक पे चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, सामान इस तरह का रखा है कि ट्रक की बॉडी पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। एक छोटा सा रीजन ये है, रीजन ये भी है जब टायर फ्रिक्शन करते हैं तब भी चार्ज आता है, लेकिन टायर के चार्ज को अंदर भेजने के लिए सिस्टम रखते हैं, ठीक है। तो वैसे दो चार्ज आने का एक रीजन टायर भी है, लेकिन फिलहाल हम सामान से ले सकते हैं किसी भी तरीके से, कि जब ट्रक के अंदर सामान रखा है और जब ट्रक चलता है तो ये जो सामान हिलता है और हिलने से ट्रक के ऊपर चार्ज आ जाता है। अब मान लीजिए कोई दूसरा ट्रक एक और है, ठीक है, उसमें कुछ अलग तरह का सामान रखा है। अब अलग तरह का सामान रखा है और वो चल रहा है, उसमें भी सामान हिल रहा है, और मान लीजिए इसके पास कोई अलग तरह का चार्ज है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव है ना। हम उसकी केस की बात करें कि खतरा कब है। अब मान लीजिए ये ट्रक चला गया पेट्रोल पे, ये ट्रक कहीं पर चला गया पेट्रोल पे, उसी पेट्रोल पंप पे इसके बराबर ये ट्रक आ गया। जैसे ही दोनों ट्रक बराबर आएंगे इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, स्पार्किंग होगी। और जब स्पार्किंग होगी तो बस वही बात है, स्पार्किंग से क्या लग जाती है, आग। अब इस ट्रक में बाय द वे ऐसा सामान है जो आग पकड़ता है, ज्वलनशील है, तो फिर क्या लग जाएगी, ट्रकों के अंदर आग लग जाएगी। आप देखते हैं कई बार पेट्रोल में अचानक आग लग जाती है, चलते चलते ट्रक में आग लग जाती है, सबके पीछे का रीजन यही है। हाँ, अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर हम ट्रक के पीछे इस तरीके से बेल ये जंजीरें लटका लगा देते हैं ना, ये जंजीरें इस तरह लगा देते हैं। अब अगर ये जंजीरें ग्राउंड को टच करती हैं, अर्थ को, जमीन को टच करती हैं अगर ये जंजीरें, तो देखो होगा क्या, जहां ये जमीन को टच करेंगी वहीं पर जैसे जमीन को टच करेंगे सारा जो आवेश है, सारा जो चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। और जैसे ही सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, ये तो ट्रक ही खत्म हो गया इस तरीके से। जैसे ही सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा स्पार्किंग प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो आवेश, इस आवेश ट्रक की बॉडी पर जो आवेश आता है उस आवेश को नीचे भेजने के लिए, ग्राउंड में भेजने के लिए, जमीन के पास भेजने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रक को, जो ट्रक के पीछे क्या लटकाते हैं, जंजीरें लटकाते हैं। तो ट्रक के पीछे जंजीरें लटकाने का रीजन ये था। बिजली चमकने का रीजन मैंने आपको बताया कि जब आवेशित बादल एक दूसरे संपर्क में आते हैं या आवेशित बादल किसी दूसरे आवेश के संपर्क में आते हैं तब इसका लाइटिंग मतलब आकाशीय बिजली चमकती है। ये दो रीजन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आवेश के मूलभूत गुणधर्म की। चलिए चलते हैं आवेश के मूलभूत गुणधर्म। आवेश के मूलभूत गुणधर्म, यहां से एक नंबर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। पहला गुणधर्म आप सोच के बताइए, आवेश आपके हिसाब से अदिश राशि है सदिश राशि? चलिए मैं आपको बताता हूँ। किसी वस्तु को जब आवेशित करना हो तो आवेश किस तरीके से आ रहा है, दिशा उशा को मायने रोल है क्या? अभी तक अपनी बात नहीं की। तो आवेश एक अदिश राशि, इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। तो पहला गुणधर्म तो यही है कि आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है, एक बात। दूसरा गुणधर्म हम लोगों ने बात की, बेंजामिन ने हम लोगों को बताया कि जब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब समान प्रकृति के होंगे, समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, आकर्षित। मतलब अगर एक आवेश प्लस का है और दूसरा भी आवेश प्लस का है तो ये प्लस प्लस के एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण मतलब रिपल्शन। और एक आवेश, इसकी जगह अगर दोनों आवेश माइनस माइनस के होते तब भी दोनों के बीच में क्या होता, समान प्रकृति के, तब भी होता इनके बीच में प्रतिकर्षण। लेकिन जब बात करते हैं एक प्लस और एक माइनस की तो इन दोनों के बीच में होगा आकर्षण, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, आकर्षण। तो छोटी सी बात है, समान प्रकृति के प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकृति के परस्पर आकर्षित करते हैं।
तीसरा गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म क्या देखिए, जब एक आवेश स्थिर रहता है, स्थिर आवेश, तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित तो करता है, लेकिन यह आकर्षण या प्रतिकर्षण हर जगह नहीं लगता। एक आवेश को दूसरे आवेश की एक निश्चित दूरी तक उसके पास लाना पड़ता है। हर आवेश का एक एरिया ऐसा होता है जिस एरिया में आने के बाद ही वो दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। वो जो आवेश के चारों तरफ का एरिया है, क्षेत्र है, जिसमें वह आवेश दूसरे आवेश को प्रभावित करता है, वो कहलाता है आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो स्थिर आवेश जो है, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक बात ठीक है। अच्छा, अगर यही आवेश गतिशील हो तो क्या करेगा, सोचिए। आप याद कीजिए इस बात को, आप लोगों ने पढ़ा भी है पीछे 10वीं क्लास तक कि जब आवेश, जब धारा बहती है, धारा बहती है मतलब आवेश का चलना, जब आवेश चलता है तो किसी तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो जब एक गतिशील आवेश होता है, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही करता है, वह साथ में क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है। अब गतिशील में चलने के दो तरीके होते हैं, एक कोई आवेश लगातार गति करे एक समान वेग से, और एक गति करे असमान वेग से। मैंने जो यहाँ बात गति की, जिस गति की मैंने बात की है, तो इसके लिए मैं जरूर इस बात को बताऊंगा, एक समान, एक समान वेग से गतिशील, मतलब लगातार एक ही वेग से चल रहा हूं। अगर आवेश असमान वेग से चले, असमान वेग, असमान का वेग का मतलब वेग लगातार बदल रहा हो, और जब वेग बदलता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब असमान वेग, या क्या लिखो गया, त्वरित गति, क्योंकि वेग बदलने पर क्या उत्पन्न होगा, त्वरण, और त्वरण के साथ जो गति उसको बोलेंगे त्वरित गति। असमान वेग या त्वरित गति, या एक काम और भी आप बोल सकते हैं, दोलन गति, क्योंकि दोलन गति में भी दोलन करने वाले पिंड का वेग लगातार बदलता है। तो अगर कोई कण असमान वेग से गति, त्वरित गति या दोलन गति करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस, मतलब विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ साथ उत्पन्न करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साथ साथ ही और उत्पन्न करेगा। तो एक स्थिर आवेश सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और एक असमान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों उत्पन्न करता है। इस बात को आप लोग जरूर जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगली बात, हमने बार बार इस बात पे जोर दिया कि आवेश किसी कण का मूलभूत गुणधर्म है, और गुणधर्म किसी के अंदर आता है। मतलब अगर आवेश है तो द्रव्यमान होगा ही होगा, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं है ना, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं है, ध्यान देने की बात है। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं, मतलब अगर आवेश होगा तो द्रव्यमान होगा ही होगा। ठीक है। ये चार गुणधर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगले में बढ़ते हैं। आवेशों की योज्यता, योज्यता से मेरा मतलब है जोड़ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेश को जोड़ते कैसे, तो देखो सिंपल सी बात है, फिजिक्स में जब भी जोड़ने का नाम आता है तो दो तरह की राशियां होती हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। जब कोई सदिश राशि हो तो उसका सदिश योग करते हैं, जब कोई अदिश राशि हो तो उसका बीजगणितीय योग करते हैं। तो आवेशों का योग भी कैसा होता है, बीजगणितीय योग। तो किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय
योग के बराबर होता है। मतलब कि इस बात का, जैसे समझ इस बात को कि मान लीजिए कोई डिब्बा है, सपोज दैट, और उसमें बहुत सारे आवेश हैं। एक आवेश है +4 क्यों, एक है +5 क्यों, एक है -7। और आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका कुल आवेश कितना होगा, तो देखो इसका कुल आवेश आप क्या लिखोगे, आप इसका कुल आवेश लिखोगे +4 क्यों, बीजगणित योग सिंपल सिंपल जोड़ना है, प्लस में प्लस माइनस माइनस और -7। तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, और 9 में 7 गए तो 2, तो इसका आवेश होगा 2 क्यों। मतलब ऐसा सिंपल जोड़ करना है। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। इस ऊपर लिखी गई बात का मतलब यही है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान लीजिए इसमें आवेश है 2a, यह है प्लस का 4a और माइनस का है 6b। अब बताइए टोटल आवेश कितना होगा। तो कुल आवेश इसका जो होगा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका कुल आवेश। और कई बार बच्चों को लगता है इसका आवेश हो जाएगा सर प्लस और माइनस के 6 और प्लस के 6 और तो 0 हो जाना चाहिए। नहीं भाई, बीजगणित योग जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, प्लस में ए में और बी में बी जुड़ेगा, तो ये होगा 6a - 6b। यही आंसर है। ए में से बी थोड़ी माइनस होता है। तो ये आवेशों की योज्यता है कि कुल आवेश जो हमेशा सब, जो किसी जगह का जो कुल आवेश होगा या किसी निकाय का कुल आवेश होगा, वो सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अगले पे चलते हैं, गुणधर्म नंबर 6, आवेश की निश्चलता। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो चार्ज आता है कण के ऊपर, किसी कण के ऊपर, और जब कण की बात करते हो तो आपको शायद अभी तक पता हो या ना हो, आप लोगों ने ऐसा सुना हो शायद, क्या पता कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, लेकिन एक्चुअल में द्रव्यमान संरक्षण वाली बात सही नहीं है। आइंस्टीन के अनुसार या आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत अनुसार जब कोई कण चलता है तो चलने पर उसका द्रव्यमान बदल जाता है। और उसके लिए आइंस्टीन ने एक सूत्र भी दिया, उसको भी हम लोग लिखेंगे कि अगर कोई कण गति कर रहा है तो द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा। द्रव्यमान में जो परिवर्तन होता है गति करने पर, उसका सूत्र आइंस्टीन ने दिया m = m0 रूट 1 - v²/c²। एक समीकरण है। यहाँ जो m है ये गतिशील अवस्था का द्रव्यमान है, m0 स्थिर अवस्था का, v जिस वेग से कण चल रहा है उसका वेग है, और c है प्रकाश का वेग। ठीक है, तो इस हिसाब से द्रव्यमान बदल जाता है। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि आवेश तो द्रव्यमान के ऊपर, तो द्रव्यमान आवेश का क्या होता है, आवेश बदलता है कि या नहीं बदलता। तो मैं आपको बता दूं, आवेश नहीं बदलता। गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अर्थात किसी कण का स्थिर अवस्था में आवेश, मैं लिख रहा हूं क्यों, इसका स्थिर अवस्था में आवेश जो है वही क्या होगा, गतिशील अवस्था है। तो स्थिर अवस्था में आवेश बराबर गतिशील अवस्था में आवेश। तो आवेश का गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि द्रव्यमान आइंस्टीन के अपेक्षता के सिद्धांत अनुसार बदल जाता है। द्रव्यमान इस सिद्धांत के अनुसार बदल जाएगा, समीकरण के अनुसार। अगर आप चाहो तो इसको जरूर नोट करें। आप यही बात लिखोगे कि गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या कण की गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थिर अवस्था में आवेश बराबर गतिशील अवस्था में आवेश, यानी जो कण का आवेश स्थिर अवस्था में है, गति करने पर भी कण का आवेश वही रहेगा। जबकि कण का द्रव्यमान आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सिद्धांत अनुसार बदल जाता है, एक्चुअली बढ़ जाता है, अगर समीकरणों के लिए बढ़ जाता है। लेकिन ये परिवर्तन जिस तरीके से आम आप गति दिखते उसकी तुलना में, मतलब ये परिवर्तन ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि कण की गति बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। ठीक है, हाँ एक चीज बदल जाती है, विशिष्ट आवेश। ये भी आप लिखोगे विशिष्ट आवेश बदल जाता है। आप सोचोगे विशिष्ट आवेश क्या है, भाई कुछ नहीं है, बोलने का एक तरीका है। आवेश व द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश मतलब Q/m। तो विशिष्ट आवेश बदल जाता है ना। मैं लिख दूं विशिष्ट आवेश क्या है, Q/m कहलाएगा, यानी वो उस कण का आवेश बटा उस कण का द्रव्यमान। विशिष्ट आवेश इसलिए बदल जाएगा क्योंकि गति करने पर द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश घट जाएगा। तो विशिष्ट आवेश
गति करने पर बदलता है। ठीक है, और किसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश? Q बटा n, यानी कण का आवेश बटा द्रव्यमान, ये कहलाता है विशिष्ट आवेश। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही होंगी।